सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है सी प्लस प्लस मेमोरी सेगमेंट्स। हमने पिछले जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें मेमोरी के बारे में बात की थी कि हर वेरिएबल हर अरे को एक स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेट होती है बैक एंड पे। वो किन सेगमेंट्स में उसको एलोकेट होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट को हम टेस्ट सेगमेंट या सिंपल टेक्स्ट भी कहते हैं। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास जो हमारी एग्जीक्यूटिव में इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो स्टोर होती हैं और ये सिर्फ रीडेबल होता है। इसको रीड ओनली रखने का मकसद ये होता है कि किसी भी वजह से आपका जो इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम की वो चेंज ना हो। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डाटा सेगमेंट है। डाटा सेगमेंट को सिंपल डाटा से भी डिनोट करते हैं हम। डाटा सेगमेंट के अंदर हमारे पास जितने भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं और स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में भी मैं आपको लेटर ऑन बता दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हीप सेगमेंट है। हीप के अंदर हमारे पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, इसको भी हम अभी आज देखेंगे। और इसके अंदर जो होता है हमें जो मेमोरी होती है उसको एलोकेट करने के बाद खुद से इसको डी एलोकेट भी करना पड़ता है और जो मेमोरी हीप में एलोकेट होती है उसको हम पॉइंटर्स के जरिए एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टैक सेगमेंट है। स्टैक सेगमेंट के बारे में मोइज ने आपसे क्वेश्चन भी पूछे थे हमारी ये जो असेसमेंट्स हुई थी उसके अंदर। तो अगर इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है तो इस सेगमेंट में हमारे पास जितने भी हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं वो हमारे स्टैक सेगमेंट के अंदर कॉल होते हैं, ये स्टैक सेगमेंट के अंदर पड़े होते हैं। और इसका जो ऑर्डर होता है वो लीफो ऑर्डर के अंदर पड़े होते हैं, जिसका मतलब है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जो स्टैक का जो साइज होता है ना वो लिमिटेड होता है, इसलिए इसके अंदर लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही स्टोर हो सकती है। अक्सर होता है हमारा जो कंपाइलर होता है हमें स्टैक ओवरफ्लो का एरर देता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो स्टैक है वो फुल हो गया है, अब इसके अंदर और जगह नहीं है। आमतौर पे जो हमारे विंडोज़ होते हैं उसके अंदर 1 MB का स्टैक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है स्टैक की एग्जांपल हमने ली है जिसके अंदर लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक कोड है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ये एक ग्लोबल वेरिएबल है टोटल के नेम से, वो हमारे पास क्या होगा डाटा सेगमेंट में चला जाएगा। बेसिकली डाटा सेगमेंट में ये ऐसे टोटल नहीं लिखा होगा, टोटल की एक मेमोरी एलोकेट होगी उधर। सिर्फ उसको डोनेट करने के लिए मैंने उस वेरिएबल का नेम ही उस सेगमेंट के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट वो क्या करेगा, वो हमारे पास मेन में आएगा और जो हमारा मेन फंक्शन है वो स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा या स्टैक के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि स्टैक के अंदर उसको जितने भी लोकल वेरिएबल्स मिलते हैं स्टार्ट में उनको भी साथ ही पुश कर देता है। ये देखो हमारे पास जो x और y है हमारे लोकल वेरिएबल्स है, उसने उसको भी स्टैक में पुश कर दिया। उसके बाद हमारे पास हमारा फंक्शन है, उसने फंक्शन को पुश किया स्टैक के अंदर। फंक्शन के साथ ही उसने क्या किया है, फंक्शन के अंदर गया और फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स थे फंक्शन के स्कोप के अंदर उनको भी साथ ही स्टैक में पुश कर दिया। हमारे पास फंक्शन के अंदर यहाँ a b और ये c जो था तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर थे वो साथ ही उसने स्टैक के अंदर पुश कर दिए।
नेक्स्ट देखा जाए तो ये स्क्वायर ऑफ सम का जो फंक्शन है उसके अंदर भी एक फंक्शन कॉल है। अब वो क्या होगा कि अब इस स्क्वायर के फंक्शन के अंदर जाएगा, तो उसको कॉल करना है हमने। अब उसने क्या किया, स्क्वायर का जो फंक्शन है उसको कॉलिंग की है, और उसके अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास एक और वेरिएबल साथ जो है डिक्लेयर हो रहा है, इंट एक्स। तो उसने एक्स को भी साथ ही स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अब इस पुश का मतलब ये है कि इसकी मेमोरी, स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेट हो रही है स्टैक के अंदर। अब ये स्क्वायर के फंक्शन के अंदर है। अब ये देखिए, हमारे पास जो जितने भी फंक्शंस थे या जितने भी वेरिएबल्स थे हमारे पास, वो पुश हो गए, और जितना भी काम है अभी तक हमारे पास यहाँ टोटल तक हुआ, ये इस टोटल यहाँ तक, इसकी वजह से ही वो इस फंक्शन के अंदर गया था, और फिर इस फंक्शन की वजह से वो दोबारा इस फंक्शन के अंदर गया। जब तक ये वाला फंक्शन को वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा या कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वो स्टैक के अंदर ही पड़ा रहेगा। अब हमारे पास एक x भी है इसके अंदर। अब वो क्या करता है, इसके अंदर x के साथ मल्टीप्लाई करता है और उसको साथ ही रिटर्न कर देता है। अब ये चीज़ लेफ्ट साइड पे मैंने इसको डिनोट करने के लिए लिखी है। अब ये जो प्ले का बटन है, इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे जो स्टैक में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा वो इसके ऊपर हो रहा होगा, इसके फंक्शन के ऊपर, और बाकी जितना भी कुछ स्टैक के अंदर पुश हो चुका है वो अभी पॉज पे है। अब वो अभी कोई भी हमें रिटर्न, कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा इस टाइम पे। अब एक चीज़ हमने ये देखी कि इसमें ऑर्डर देखो, सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ पुश हुई थी, उसके बाद ये चीज़ पुश हुई, उसके बाद ये। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये देखो कि उसने क्या किया, जो स्क्वायर का फंक्शन था उसको वहां से पॉप कर दिया है, जिसको या हम कहेंगे वहां से निकाल दिया, वो एग्जीक्यूट हो गया, उसकी आउटपुट हमें मिल गई। हमारे पास जो पुश हुआ था स्टैक के अंदर वो मेन का फंक्शन था, लेकिन जो पॉप हुआ वो हमारे पास स्क्वायर का फंक्शन था, जो कि हमारे पास लास्ट में गया। जो कि हमने अभी देखा था, पढ़ा था कि जो स्टैक के अंदर लीफो मैनर जो है वो उसको फॉलो करता है। जो चीज़ लास्ट में उसके अंदर पुश होगी वो सबसे पहले इसमें से पॉप होगी या इसमें से बाहर निकलेगी। अब इस टाइम वो इस स्क्वायर के फंक्शन के पास है, इस यहाँ देखिए ये स्क्वायर के फंक्शन पे प्ले का साइन है। ये सिर्फ डोनेट करने के लिए है, आपको बताने के लिए कि इस तरह क्या नाम है स्टैक काम करता है। अब जो स्क्वायर का फंक्शन है उसके अंदर अब सी को वैल्यू मिल गई है, क्योंकि सॉरी सम ऑफ स्क्वायर के अंदर जो सी को है वो वैल्यू मिल चुकी होगी, क्योंकि जो हमारे पास स्क्वायर का फंक्शन है उसने वैल्यू रिटर्न कर दी है। अब क्या होगा, इस सी की वैल्यू रिटर्न होगी और ये फंक्शन भी रिटर्न होकर यहाँ से स्टैक से निकल जाएगा। अब वो दोबारा मेन के अंदर आया। अब मेन के अंदर वो इस टाइम यहाँ खड़ा है, इसकी वैल्यू एग्जीक्यूट हो चुकी है, और नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास सी आउट है, अब वो इसको पुश करेगा स्टैक के अंदर। अब स्टैक के अंदर पुश कर दिया, अब इस सी आउट को एग्जीक्यूट करेगा। अब इसको एग्जीक्यूट जैसे ही करेगा उसको स्टैक से पॉप कर देगा या उसको निकाल देगा। अब जो हमारे पास रिटर्न पे आ गया, जैसे ही मेन ने रिटर्न किया साथ ही स्टैक से मेन भी खत्म हो जाएगा, और जितने भी मेन के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए थे वो भी साथ ही खत्म हो जाएंगे। अब एंड पे क्या नाम है, हमारे पास जो डाटा सेगमेंट था वो भी एम्प्टी हो जाएगा। जितने भी डाटा सेगमेंट्स के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स या डाटा एलोकेट हुआ था वो भी डी एलोकेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, जो कि हीप के अंदर एलोकेट होती है। इसका हमारे पास जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद पॉइंटर का नेम लिखते हैं। पॉइंटर के लिए हमारे पास ये स्टैटिक का साइन साथ लगाते हैं, उसके बाद इक्वल्स टू करके ये एक न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं हम, और साथ डाटा टाइप लिख देते हैं। ये जो मेमोरी एलोकेट होती है इसमें सिर्फ एक मेमोरी एलोकेट होगी, ये सिंपली एज अ कह सकते हैं कि वेरिएबल काम करेगा।
अब इसमें क्या नाम है, सिर्फ मेमोरी एलोकेट हुई है, उस मेमोरी लोकेशन पे कोई वैल्यू या एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक और उसका सिंटैक्स है जिसके अंदर सेम पहले डाटा टाइप लिखते हैं, स्टैटिक, उसका नेम इक्वल्स टू न्यू, फिर डाटा टाइप और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम एलिमेंट लिखते हैं जो हमने उस मेमोरी लोकेशन पर रखवाना होता है। ये जो दोनों हैं ये सिंटैक्स होते हैं अगर हमने सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन पे आपने कोई एलिमेंट रखवाना हो या एक मेमोरी आपने एलोकेट करवानी हो, या इसको कह सकते हैं आप एक तरह से हीप के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है हमने। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने हीप के अंदर अरे को डिक्लेयर करना है, उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले सेम हमने जिस तरह पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले डाटा टाइप होगी उस स्टैटिक, उस पॉइंटर का नेम इक्वल्स टू न्यू, फिर डाटा टाइप और हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम उसका साइज लिखेंगे। अच्छा, अब हमने ये चीज़ पढ़ी थी अभी पीछे जब हम हीप, मैं आपको बताया था हीप के बारे में, तो हमने ये भी देखा था कि उसको हमें डी एलोकेट भी करना पड़ता है। स्टैक के केस में जैसे ही वो स्टैक से पॉप होती है उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितनी भी मेमोरी एलोकेट होती है वो खुद ही ऑटोमेटिकली डी एलोकेट हो जाती है। लेकिन हीप के केस में, जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में, हमें इसको डी एलोकेट भी खुद करना पड़ता है। ये जो है हमारे पास दो वेरिएबल्स जो हैं एलोकेट हुए हैं, और इसको इसको डी एलोकेट करने के लिए हम एक डिलीट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, साथ जो भी पॉइंटर होता है या उस कह लें कि उस मेमोरी जिस पॉइंटर के अंदर सेव होती है उस पॉइंटर का नेम लिख देते हैं। सेम उसी तरह अगर एक आपने अरे डिक्लेयर की हुई है तो उसकी मेमोरी को डी एलोकेट करने का तरीका ये है कि पहले डिलीट का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और फिर उस पॉइंटर का नेम। ये हमारे पास एक हीप की एग्जांपल है। अच्छा, इसमें सबसे पहले देखने वाली चीज़ ये है कि जो मेमोरी एलोकेट होनी है ना हीप के अंदर, वो सिर्फ इसकी होनी है। ये जो पॉइंटर हमारे पास है ये हमारे पास स्टैक में ही एलोकेट होगी इसकी मेमोरी, क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा कि जो मेमोरी न्यू से के साथ, न्यू कीवर्ड के साथ एलोकेट होती है वो हीप में होती है, लेकिन जो पॉइंटर होगा वो तो हमारे पास स्टैक में ही पड़ा होगा। उसने क्या लिखा था, इंट स्टैटिक पीटीआर इज इक्वल टू न्यू इंट और ब्रैकेट के अंदर 5। इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करो हीप के अंदर जिसके अंदर जो एलिमेंट होगा 5 स्टोर होगा। ये रखो, स्टैक के अंदर सबसे पहले मेन पुश हुआ, साथ उसके साथ उसका जो पॉइंटर था हमने डिक्लेयर किया था वो पुश हुआ। जाहिर सी बात है इस पीटीआर की भी कोई मेमोरी लोकेशन होगी, अभी हम उसको नहीं देख रहे, हम हीप को देख रहे हैं। तो हीप के अंदर उसने एक न्यू के साथ मेमोरी एलोकेट की 5 के लिए, उसका एड्रेस हमने सपोज कर लिया कि वो 0x100 है और उसके अंदर उसने 5 लिखवा दिया। अब क्या होगा, इसका इसकी हीप के अंदर 5 की जो मेमोरी लोकेशन है उसका जो एड्रेस है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर होगा। जैसे कि हम जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि जो पॉइंटर होता है वो एड्रेस को स्टोर करता है। अब सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंटर है वो हीप के अंदर वो इस ब्लॉक को पॉइंट आउट कर रहा है। नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंटर बनाया है और उसके साथ एक न्यू के साथ हमने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की है। सेम उसी तरह अब उसका उसका एक अलहदा मेमोरी एड्रेस है, एक नया मेमोरी ब्लॉक बना और उसके अंदर इसका जो एड्रेस होगा वो इस पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम चाहते हैं कि जो वैल्यू पीटीआर के अंदर है वो क्यूटीआर के अंदर आ जाए। बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि जो पहले जो पीटीआर जिसको पॉइंट आउट कर रहा है, अब जो क्यूटीआर है वो भी उसी को पॉइंट आउट करने जा रहा है।
लग गया। अब पीटीआर 5 को पॉइंट आउट कर रहा है, हम चाह रहे हैं क्यूटीआर को भी 5 को ही पॉइंट आउट करना चले लग जाए। तो इसका सिंपल एक तो तरीका ये है कि हम जो क्यूटीआर पीटीआर का जो एड्रेस है वो क्यूटीआर के अंदर सेव कर दें। हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, हम लिख दें क्यूटीआर इज इक्वल टू पीटीआर। ये देखा उसने क्या किया, इधर क्यूटीआर इज इक्वल टू पीटीआर किया तो क्यूटीआर के अंदर पहले 200 एड्रेस था तो वो इसको पॉइंट आउट कर रहा था। तो अब इसके अंदर 100 एड्रेस आ गया तो अब वो पहले जो 5 को पॉइंट आउट करने लग गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास एक ऐसी मेमोरी लोकेशन हीप के अंदर रह गई है जिसके कोरस्पोंडिंग स्टैक के अंदर कोई पॉइंटर अवेलेबल नहीं है। अब इस मेमोरी को ना तो मैं किसी तरह एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि इसका जो हमारे पास जो पहले कहते हैं पॉइंटर जो था वो हमारे पास लॉस हो चुका है, वो किसी और चीज़ को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह की जो मेमोरी होती है इसको हम कहते हैं मेमोरी लीकेज। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जब हमने क्यूटीआर को पीटीआर असाइन करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले दोबारा अपने पिछले कोड की तरफ जाते हैं। हम क्या करेंगे, डिलीट का कीवर्ड यूज करेंगे और इस मेमोरी को डी एलोकेट करेंगे। यहाँ डिलीट का कीवर्ड यूज किया, डिलीट क्यूटीआर। अब जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो डी एलोकेट हो गई है। लेकिन यहाँ एक स्टिल एक प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जो मेमोरी थी हीप के अंदर वो तो खत्म हो गई है, लेकिन मेमोरी के अंदर जो हमारे पे ये हमारी जो सीपीयू की जो मेमोरी है या हमारी जो आपकी सिस्टम की जो मेमोरी है उसके अंदर तो वो एड्रेस पड़ा हुआ है, लेकिन वो पॉइंटर अभी भी उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। लेकिन हमने वो मेमोरी जो है फ्री कर दी है वहाँ से हीप के अंदर से। अब ये जो पॉइंटर है क्यूटीआर वो अभी भी ऐसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो हीप के अंदर अभी तक एलोकेट ही नहीं हुई है। तो ऐसा जो पॉइंटर होता है उसे हम डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं। जब भी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे होते हैं तो हमने इन दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि ना हमारे पास मेमोरी लीकेज हो और ना ही हमारे पास डैंगलिंग पॉइंटर हो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्यूटीआर को नल पीटीआर असाइन कर देंगे। नल पीटीआर एक कीवर्ड होता है जो हम पॉइंटर के अंदर उसको अगर कुछ भी नहीं किसी एलोकेट हुआ या कुछ भी नहीं स्टोर, कोई एड्रेस स्टोर नहीं, इसका मतलब है कि उसके अंदर हम नल स्टोर कर या सिंपल नल या नल पीटीआर। अब क्या किया हमने, उसको डिलीट कर दिया और क्यूटीआर को नल करके और क्यूटीआर इज इक्वल टू पीटीआर कर दिया। अब देखो अब हमारे पास ना हीप के अंदर कोई ऐसी मेमोरी है जिसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास स्टैक के अंदर कोई डाटा या कोई पॉइंटर ना पड़ा हो और ना ही हमारे पास स्टैक के अंदर कोई डैंगलिंग पॉइंटर है। अब ये जो स्टैक और हीप के अंदर ये मेमोरी बिल्कुल कह सकते हैं कि स्टेबल और सही मेमोरी एलोकेट और पड़ी हुई है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सही है, मेमोरी लीकेज का दोबारा बताइएगा। मेमोरी लीकेज हमने यहाँ पढ़ी थी, इधर इस जगह पे ये रखा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पॉइंटर है पहले पॉइंट कर रहा था 5 को, ये इस मेमोरी एड्रेस को 0x100 को। हम चाह रहे हैं कि जो क्यूटीआर है वो भी 0x100 को पॉइंट करने लग जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि क्यूटीआर के अंदर भी जो पहले एड्रेस 0x100 है अब 0x200 है वो अब 100 आ जाए। हमने उसके लिए क्या किया, हमने क्यूटीआर इक्वल टू पीटीआर किया। अब क्या हुआ, क्यूटीआर के अंदर भी 0x100 आ गया, लेकिन हीप के अंदर वो मेमोरी अभी भी पड़ी हुई थी 9 के लिए जो कि हमने एलोकेट की थी। हीप के अंदर जब भी हम कोई मेमोरी एलोकेट करते हैं ना न्यू के साथ, हमें उसे डी एलोकेट करना होता है, हमें उसे डिलीट का कीवर्ड यूज करके उसे डिलीट करना होता है। इसको सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि हीप से मेमोरी को फ्री करना होता है। तो ऐसी मेमोरी जो किसी भी पॉइंटर को पॉइंट ना कर रहे, पॉइंटर उसके स्टैक उसके लिए स्टैक के अंदर कोई पॉइंटर ना हो, तो ऐसी मेमोरी को हम क्या नाम है मेमोरी लीकेज कहते हैं।
समझ आई? ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं? आइए इसको एक दफ़ा इधर भी देख लेते हैं। ये हमारा मेन हो गया। अब हम हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट करने हैं। सेम एग्जांपल हम दोबारा लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर दूं। अच्छा, अब क्या होगा, हमने सबसे पहले एक पॉइंटर बनाया। अभी मैं पीटीआर ले रहा हूँ, क्यूटीआर ले रहा हूँ, ये सिर्फ एक पॉइंटर का नेम है, कुछ भी हो सकता है। इक्वल्स टू न्यू एंड। अभी एक हमने सिंटेक्स ये पढ़ा था। अब इसको क्या करते हैं, जब हमने देखा था कि अगर कोई पॉइंटर के अंदर कोई एड्रेस पड़ा हो और हमने पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसको सी आउट करवाना है या उसको देखना है उसके अंदर क्या किस वैल्यू को या किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, वो हम क्या करते थे, सी आउट स्टैरिक और फिर उस पॉइंटर का नेम। अभी देखो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ। ये क्या है वैल्यू, ये गार्बेज वैल्यू है, क्योंकि अभी मेमोरी तो एलोकेट हो गई है लेकिन उस मेमोरी लोकेशन पे कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई। तो या तो हम क्या कर सकते हैं कि अब स्टैरिक ptr इज इक्वल टू या जो भी नंबर जो भी वैल्यू हमने शो करवानी है वो कर दें। ये देखो, अब मैं 56 के अंदर स्टोर करवा दिया। अब जब हम सी आउट किया तो अब 56 के अंदर आ गया। या एक तरीका इसका ये हो सकता है कि जब हम उसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हों साथ ही 56 लिखते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो है, अगर हमने किसी अरे को मेमोरी एलोकेट करनी है, अरे के लिए, डायनेमिक अरे के लिए, तो उसका सिंटेक्स ये होता है कि इंट स्टैरिक अरे इज इक्वल टू न्यू इंट और साइज। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक साइज का वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर, अब एक और काम करते हैं, हम यूजर से इनपुट लेते हैं। हमें एस क्लियर करना पड़ेगा पहले, ये हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब इस साइज की जो है अरे डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ जो यूजर इनपुट करेगा। देखो कोई एरर नहीं है, उसने सिंपली उस साइज की मेमोरी जो है एलोकेट कर दी उसके लिए, अरे के लिए। ये काम हम स्टैटिक अरेज के अंदर नहीं कर पा रहे थे, ये हमने देखा था उसके अंदर। ये थी सिंपल इसका सिंटैक्स था। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज वो डायनेमिक अरेज है जो कि हीप के अंदर एलोकेट होती हैं। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ।